अब यहाँ विशेष भी समझ लें कि विशेष में क्या बताया हुआ है। एक शब्द के रूप केवल एक वचन में तीनों लिंगों में चलते हैं। एक ही संख्या को संस्कृत में किस तरह से पढ़ा जाता है और इसके रूप कैसे चलते हैं, तो देखते हैं कैसे। हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। ये 7वीं कक्षा की पुस्तक है, दिव्यम संस्कृत पुस्तक है, जिसमें 8वां पाठ आज हम पढ़ेंगे, जिसमें संख्या के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस बात को ध्यान से सुनो, इस लाइन को, कि 1 से 4 तक के शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इस बात का हमने ध्यान देना है। ये 1 से 4 तक के शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। 5 से आगे सभी संख्यावाची शब्दों के रूप तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग होते हैं। अब ये पिक्चर में दिखाया गया है, पुल्लिंग है ये पहला। पुल्लिंग में एक को एकह यानी विसर्ग लगता है, जैसे कि बालक शब्द में बालकः विसर्ग लगा है। बिल्कुल इसी तरह से आप ध्यान रखोगे कि बालक शब्द पुल्लिंग शब्द है और अकारांत है, तो बालक में अगर विसर्ग लगा है तो एक में भी विसर्ग लगेगा अगर ये पुल्लिंग के लिए आया है। एकः बालकः पठति। अब ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में अंत में आ की मात्रा आती है, जिस तरह से बालिका शब्द में आ की मात्रा आई है, क्योंकि स्त्रीलिंग के शब्द रूप इस तरह से चलेंगे। अगर हमने लता के रूप अगर याद किए हैं तो लता को ध्यान में रख लो। अगर आपने बालिका शब्द रूप याद किए हैं तो बालिका शब्द को ध्यान में रख लो कि बालिका स्त्रीलिंग में आ की मात्रा अंत में आ रही है, तो एका में भी आ की मात्रा अंत में आएगी, तो एका बालिका पढ़ती, एक बालिका एक बच्ची पढ़ती है। एकम फलम अस्ति। अब ये नपुंसक लिंग का रूप है, तो नपुंसक लिंग के रूपों में फलम ऐसे आता है ना, फलम फले फलानी, तो म हल लगा हुआ है, फलम अंतिम अक्षर म में हल लगा हुआ है। इसका मतलब इसके लिए जो एक आएगा उसमें भी अनुस्वार लगेगा, अर्थात या मां लगेगा तो हल वाला लगेगा, तो एकम फलम। यहाँ फलम है तो यहाँ भी एकम आया, एकम फलम अस्ति, एक फल है। अब दो के बारे में समझे कि दो को क्या कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से दो भी आएगा, जैसे कि हम बालक शब्द के रूप याद करते हैं तो बालक में एक वचन में बालकः आता है और द्विवचन में बालकौ आता है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी द्विवचन में गजौ जैसे आया है, तो यहाँ दो के लिए द्वौ आएगा, औ की मात्रा लगेगी। इस बात का ध्यान रखें। एकः में विसर्ग लगा है तो द्वौ में औ की मात्रा लगेगी, क्योंकि पुल्लिंग रूप जो होते हैं बालकः बालकौ बालका ऐसे होता है, ऐसे ही ये गज के रूप भी बालक की तरह चल रहे हैं, जैसे गजौ में औ की मात्रा आई है द्विवचन में, तो इसलिए दो की संख्या के लिए भी द्वौ ही आएगा, तो द्वौ गजौ गच्छतः। इसी तरह से देखो स्त्रीलिंग के रूप देख लो, सह तौ ते होता है ना, तो तौ सह तौ ते, तो इसमें होता है पुल्लिंग में, तो सह तौ में द्विवचन में ये दो मात्रा आ गई। स्त्रीलिंग को आप इस तरह से याद करो, बालिका बालिके बालिका आ रहा है, या फिर अगर हम कहें सा ते ताह को ध्यान में रख लो, तो सा में आ की मात्रा है और ते में ये द्विवचन में ते आ रहा है, तो यहाँ पर भी द्वे दो संख्या के लिए द्वे आ गया। तो ये ध्यान रखो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही दो की संख्या के लिए द्वे इस तरह से आता है, क्योंकि इसमें साते ता आता है और इसमें फलम फले फलानी इस तरह से आता है, जैसे फलम फले द्विवचन में एक ही मात्रा आती है, इसलिए यहाँ पर भी द्वे यानी एक ही मात्रा आ रही है। तो इस बात को आप इसके साथ जोड़कर याद रख सकते हैं। अब 3 की गिनती की ओर चलते हैं कि 3 को संस्कृत में क्या कहते हैं। 3 जैसे कि त्रयः में विसर्ग आता है, यानी कि पुल्लिंग में विसर्ग आता है, तो त्रयः विसर्ग को ध्यान में रखते हुए 3 की गिनती को इस तरह से लिखेंगे, जिसमें विसर्ग आ रहा है त्रयः, है ना, त्रयः अश्वाः धावन्ति। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग में हमने तिस्र लगाना है, तिस्रः शिक्षिकाः आगच्छन्ति, क्योंकि 3 जो है 3 की संख्या जो है बहुवचन में ही गिनी जाएगी, क्योंकि 3 संस्कृत में बहुवचन में होता है, और 2 की संख्या को हमेशा ही द्विवचन में ही रखा जाएगा, क्योंकि 2 खुद द्विवचन है, और 1 के जो वचन होते हैं 1 हमेशा ही एक वचन में आएगा। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो त्रयः बहुवचन है, तो बहुवचन के आधार पर त्रयः अश्वाः धावन्ति, और स्त्रीलिंग में तिस्रः विसर्ग लग रहा है, यह ध्यान रखो, और तिस्र आ रहा है, तिस्रः शिक्षिकाः आगच्छन्ति, 3 शिक्षिकाएं आती हैं। और नपुंसक लिंग में त्रीणी, यहाँ पे ये इस बात का ध्यान रख सकते हैं, इससे आप याद रख सकते हैं कि नपुंसक लिंग के बहुवचन में हमेशा ही आनी, लास्ट में आनी आता है, यानी नी आता है, तो नी को ध्यान में रखो कि यहाँ नपुंसक लिंग के 3 में त्रीणी आएगा, क्योंकि ये भी बहुवचन का रूप है और बहुवचन के शब्द रूप में लास्ट में नी आता है, तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए आप याद कर रख सकते हैं कि त्रीणी फलानी संति, 3 फल हैं, 3 शिक्षिकाएं आती हैं, 3 घोड़े दौड़ते हैं, इस तरह से इनका हम ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं 4 की संख्या पर। 4 को आप देख सकते हैं कि जैसे एक वचन, जैसे कि पुल्लिंग में विसर्ग होता है, तो चत्वारः बालकाः खेलन्ति, 4 बालक खेलते हैं। चतस्र, अब यहाँ पे चतस्र तिस्र में भी स्र लगा था और 4 में भी स्र लग रहा है, इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि स्त्रीलिंग में 3 को तिस्र कहा है तो 4 को चतस्र बोल रहे हैं। चतस्रः कन्याः खेलन्ति, 4 कन्याएं खेलती हैं। और कापाटिकाया चत्वारि पुस्तकानि सन्ति, अब कापाटिकाया मतलब कि एक जो रैक है इसको बोला गया है, कापाटिकायाम चत्वारि पुस्तकानि सन्ति, ये जो रैक है इसमें 4 पुस्तकें रखी हैं। ठीक है, इस तरह से ये इसका रूप हो गया चत्वारि। आपको बताया था कि नपुंसक लिंग के बहुवचन में लास्ट में ई की मात्रा आती है, पुस्तकानी यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी चत्वारि, इस तरह से इसको आप ध्यान रख सकते हैं। नपुंसक लिंग के 4 में भी ई की मात्रा लास्ट में आएगा और 3 में भी त्रीणी ई की मात्रा लास्ट में आएगी। अब हम देखते हैं कि
5 संख्या से सब 1 से चलेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो कैसे, पंच वृक्षाः सन्ति, 5 वृक्ष हैं। पंच कन्याः क्रीडन्ति, यहाँ भी 5 आया, पंच आया, पंच आया, सेम आया ना, तो 5 कन्याएं खेलती हैं। पंच क्रीडकानि सन्ति, 5 खिलौने हैं, है ना, क्रीडकानि खिलौने हैं। तो तीनों में ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों में ही 5 संख्या एक सी आई है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस यही ध्यान रखना है, 4 तक की संख्या में तीनों लिंगों में अलग अलग रूप इसके याद करने होते हैं, और 5 से लेकर आगे की सारी संख्याएं सेम होती हैं, तीनों लिंगों में सेम चलती हैं। एक शब्द के रूप केवल एक वचन में तीनों लिंगों में चलते हैं। द्वि शब्द के रूप केवल द्विवचन में तीनों लिंगों में चलते हैं। और त्रि और चतुर शब्दों के रूप केवल बहुवचन में तीनों लिंगों में चलते हैं। और पंच से आगे की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में समान चलते हैं। ये एक बात की विशेषता है, इसको आप ध्यान में रख लो। और उसके बाद शब्दकोश आया है, शब्दकोश आप पढ़ लेंगे। मुख्य द्वार, मुख्य द्वार अर्थात मेन गेट। विभागा, विभाग अर्थात डिपार्टमेंट्स। वाणिज्य, वाणिज्य अर्थात कॉमर्स। तलानी, तल अर्थात फ्लोर्स। प्रयोगशाला, प्रयोगशालाएं अर्थात लैब्स। रुग्णानाम, बीमारों का अर्थात ऑफ द सिक्स। वाद्य यंत्राणी, बजाने के यंत्र अर्थात इंस्ट्रूमेंट्स। वट वृक्षाः, बरगद के पेड़ अर्थात बान्यान ट्रीज। जम्बू वृक्षाः अर्थात जामुन के पेड़, ब्लैकबेरी ट्रीज। वर्धयंती अर्थात बढ़ाते हैं, इंक्रीज। कृते अर्थात लिए अर्थात फॉर। आवागमने, आने जाने में अर्थात टू एंड फ्रो। इस तरह से हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसके शब्दों के अर्थ समझ लिए। अब आप अपने आप इसका अध्ययन जरूर करें, और अध्ययन करते समय जो भी प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। अब इसको आगे थोड़ा सा ये भी देख लें। अभ्यास कार्य हैं। हस्ते पंच अंगुल्य संति, हाथ में 5 उंगलियां होती है ना, तो पंच। और क्योंकि यहाँ अलग अलग दिया हुआ है, क्यों हमने पढ़ा था कि 5 से लेकर आगे की गिनती जो है वो सेम चलती है, कोई कुछ भी चेंज नहीं आता। तो हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो पंच ये आ गया। एकः अश्वः, क्योंकि अश्वः पुल्लिंग है इसलिए यहाँ भी एकः आएगा। तो एकः अश्वः क्षेत्रे धावति, एक अश्व खेत में दौड़ता है या मैदान में दौड़ता है। वृक्षात द्वे फले पततः, क्योंकि यहाँ पे द्विवचन आया हुआ है पततः, और फले में भी द्विवचन आया है, इसलिए हमने यहाँ पर भी द्वे लिखा, क्योंकि द्वे फले नपुंसक लिंग के द्विवचन में द्वे रूप आता है, तो इसलिए ये रूप सही है। बालिकाः नृत्यन्ति, तो बालिका यानी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग नृत्य करती हैं। तो 3 शब्द आया है, तो स्त्रीलिंग के 3 में तिस्र आता है, इसलिए हमने यहाँ तिस्र बालिका नृत्यन्ति। वाक्येषु रंजित पदानि शब्दानि कुरुत, रंजित मतलब जो लाल रंग से लिखा हुआ है, रेड कलर से जो लिखे हुए शब्द, उनको ध्यान में रखते हुए आगे देखना है। क्या देखना है कि परिवारे चत्वारि सदस्याः सन्ति, तो क्योंकि यहाँ पर सदस्याः ये बहुवचन है और पुल्लिंग है, इसलिए चत्वारः में भी हम पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे, इसलिए चत्वारः आ जाएगा। उद्याने त्रयः बालिका है, तो त्रयः तो पुल्लिंग का है, तो बालिका स्त्रीलिंग है, इसलिए तिस्र आ जाएगा। उद्याने त्रय के स्थान पर तिस्र लगा देंगे। अहम एकस्य सारिकाम पश्यन्ति, तो एकस्य सारिका है, तो सारिका जो स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे एका आ जाएगा। अहम एका सारिकाम पश्यामि, देखता हूँ। आकाशे द्वौ चटके उत्पततः, तो चटके हैं यहाँ पर, यानी कि चिड़िया स्त्रीलिंग है, तो द्वौ के स्थान पर द्वे आ जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग के द्विवचन में द्वे आता है, एक ही मात्रा आ जाती है, इसलिए हम यहाँ पे द्वे कर देंगे। तीसरे में दिया हुआ है, तीसरे प्रश्न में है उचित संख्या वाचक पदई, उचित संख्या वाचक पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि उचित संख्या वाचक शब्दों से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। वाहने, वाहन में 4 चक्राणी होते हैं, तो चक्राणी में नपुंसक लिंग दिखाई दे रहा है बहुवचन, इसलिए यहाँ भी चत्वारी हो गया। मुखे नेत्रे भवतः, मुख पर 2 नेत्र होते हैं, तो यहाँ पे मुखे एक की मात्रा लगी है। नेत्रे में भी नेत्रे जो है वो नपुंसक लिंग में आता है, इसलिए नेत्रे में एक की मात्रा, तो यहाँ भी एक की मात्रा आएगी। मुख पर 2 नेत्र होते हैं। ऋतवः षट् भवन्ति, और भवन्ति लिखा हुआ है षट का, क्योंकि 5 के बाद तो कोई चेंज आएगा नहीं, इसलिए ऋतुएं 6 होती हैं, तो षट का षट ही आ जाएगा। सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 में इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। दशरथस्य
पत्नियां आसन, दशरथ की 3 पत्नियां थी, तो 3 को स्त्रीलिंग में तिस्र बोलते हैं, इसलिए दशरथस्य तिस्र पत्नियां आसन, तिस्र आ जाएगा। यहां पर भी मैं लिख देती हूँ तिस्र, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, तिस्र। ठीक है, अब आगे देखिए, चौथे प्रश्न में बताया हुआ है मेल करना है, मैचिंग कॉलम है ये, तो इसको देखना है कि एका ये स्त्रीलिंग का एक वचन है, तो स्त्रीलिंग में एका, इसमें भी स्त्रीलिंग का एक वचन ही होना चाहिए। इसमें तो सब में ये लगे हुए हैं, इसका मतलब ये जिह्वा, ये तो एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, जिह्वा के साथ एक हो गया, द्वे नेत्रे हो गया, द्वयो हस्तयो हो गया। बिल्कुल उसी रूप को मैच करके आप मिला सकते हैं। एकस्य में स्या षष्ठी विभक्ति लगी है तो मुखस्य होगा, एकः पादः विसर्ग लगा, यहाँ भी विसर्ग हो गया। एक अस्मात सप्तमी विभक्ति है तो यहाँ भी गृहात सप्तमी विभक्ति होगी, एक अस्मात के साथ गृहात हो गया। इस तरह से हमने इसके साथ इस तरह से मिला दिया। अब आगे पांचवा प्रश्न है 10वां बालक यानी दशम बालक कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो उसी तरह से ये वाली पादानें होती हैं, इसको हम संस्कृत में देखना होता है। तो 10वां बालक यानी दशम बालकः, 5वां आदमी पंचमः नरः, 9वां घोड़ा नवमः अश्वः, तीसरी गेंद त्रयम कंदुकः, दूसरी पंक्ति द्वितीया पंक्ति, चौथा वृक्ष चतुर्थ वृक्षः, 7वां पत्ता सप्तम पत्रम, पहली कन्या प्रथमा बालिका, छठा आदमी षष्ठः नरः, 8वां घर अष्टम गृहम। इस तरह से इसको हम इस तरह से इसको आप खुद स्वयं इसको हल करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आपको समझ नहीं आया। ये आपका अपना अभ्यास हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे। मूल्य प्रश्न को भी आपने अपने आप सॉल्व करना है और इसको भी खुद सॉल्व करना है। तो